Hello students, we are going to revise chapter number 12 of Companies Act। तो ये मैं हैंड रिटन आपको रिवीजन दे रहा हूं, आप मेरे साथ लिख सकते हैं और काफी बड़ा चैप्टर है। हम कोशिश करेंगे लगभग 2 पेज के अंदर ये ऑलमोस्ट सब कुछ मैं लिख के आपको रिवाइज करवा सकूं। लेट्स स्टार्ट विथ, सो स्टूडेंट्स दिस इज चैप्टर नंबर 12। तो चैप्टर नंबर 12 में मैं 2 चीजें कहता हूं। पहली बात तो चैप्टर का देखिए, आपके सामने नाम है मीटिंग्स ऑफ बोर्ड। तो ये होगी एक चीज कि बोर्ड की मीटिंग से रिलेटेड लॉ पढ़ेंगे हम। दूसरा हिस्सा है एंड इट्स पावर्स, बोर्ड की पावर्स क्या है। तो ये चैप्टर बेटा आता है सेक्शन नंबर 173 से 195, लेकिन इसे 193 ही कहना चाहिए क्योंकि 194 एंड 195 ये दोनों सेक्शन ओमिट हो चुके हैं। तो कोई भी चैप्टर हम पढ़ते हैं उसके साथ होते हैं उसके रूल्स। एंड द कंपनीज, सेम यही रूल्स 2014। तो बेटा जी सबसे पहले हम कोशिश करते हैं इन सारे सेक्शंस के कोड की मैं आपको बना के दूं ताकि आपको सेक्शंस याद रह सकें। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो यहां तक अगर हम सेक्शंस देखें तो इनकी एक कोड की हम बना सकते हैं। दैट इज, देखिए 173 में क्या आता है, मीटिंग्स आती हैं और यहां आता है क्वोरम 174 में। और नेक्स्ट है पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, सर्कुलेशन से हम रेजोल्यूशन पास करेंगे। एंड 176 में आता है डिफेक्ट्स इन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। 177 में एंड 178 में आपकी कमेटी है, यहां है ऑडिट कमेटी और इसमें आ जाती है एनआरसी एंड एसआरसी कमेटी, दैट इज नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी एंड दिस इज ऑडिट कमेटी। अब यहीं से मैं कोड की आपको बना के दे रहा हूं। तो कोड की हमारे लिए है, देखिए बिल्कुल ऑर्डर में मैंने ये लिखने की कोशिश करी है जो आपको यहां पिंक सा कलर दिख रहा हो। MQ CD2, किसको CD दें भाई? कमेटी को, क्योंकि आप 2 सेक्शन देख रहे हैं कमेटी के ऊपर, 177 एंड 178। तो ये MQ CD2 किसको? कमेटी को। तो सर्कुलेशन जो हमने यहां लिखा 175 में, ये क्या है? ये है पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय व्हाट? सर्कुलेशन, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं RBC। तो RBC वर्ड मैं इस्तेमाल करूंगा, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। 176 को मैं यहीं कंप्लीट कर रहा हूं क्योंकि सेक्शन में है कुछ नहीं। तो 176 कहता है डिफेक्ट्स इन अपॉइंटमेंट, डिफेक्ट्स इन अपॉइंटमेंट है किसकी? ऑफ डायरेक्टर, नॉट टू इनवैलिडेट एक्शन। जिसका सिंपल मतलब हो गया, अगर डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट में कोई भी डिफेक्ट है, जैसे हम 162 में पढ़ के आए थे कि हर एक डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के ऊपर अलग रेजोल्यूशन चाहिए। मान लीजिए नहीं पास किया तो डिफेक्ट हो गया, लेकिन उससे उस डायरेक्टर ने बोर्ड मीटिंग में जो भी वोट डाले, डिसीजन लिए, उन डिसीजंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 176 आपको यह भी पता होना चाहिए कि हमेशा 176 को अगर सही पढ़ना है
तो इस सेक्शन को रेड विद करना चाहिए 196 के साथ, 196 के साथ। 178 के बाद थोड़ी सी हमारी कोड की अलग जाती है। पीआर प्रॉक्सी कह लीजिए, पर्सनल रिलेशन कह लीजिए प्रॉक्सी लगवाई फंड देकर, पैसे देकर। अब पैसे देने पड़े, वो देखकर, पैसे देखकर क्या हुआ, बीपी ब्लड प्रेशर भाई नेचुरल है, क्या हो गया, डाउन हो गया। पीआर लगवाई फंड देखकर, जिसको देखकर बीपी डाउन हो गया। अब बीपी डाउन हो गया, फिर क्या करना पड़ा, फिर दिल्ली, यहां थोड़ा दिल्ली कुछ इस तरह से रहेगा, वैसे तो दिल्ली हम कोड की इस्तेमाल करें, DLLI, दिल्ली। क्या किया, लेकर गए। तो जब दिल्ली लेकर गए, वहां RPT, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का रजिस्टर देखा गया और कहा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के लिए इकोनॉमिक्स वाला एन यूज करूं, और कहा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लॉस ऑफ ऑफिस को नो करो। देखिए परफेक्ट ये कोड की बन जाती है। पीआर लगवाई फंड देकर, जिसको देखकर बीपी डाउन हो गया, फिर दिल्ली लेके गए, वहां आरपीटी का रजिस्टर देखा और कहा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑफिस, इसलिए नो करो। ये परफेक्ट इस तरह से हमारे सारे सेक्शन इसके अंदर फिट हो जाएंगे। लेट्स हैव अ लुक। तो ये रहा आपका 179, पीआर 180। तो देखिए पी से यहां है पावर्स, नेचुरल है बोर्ड की, और आर से देखेंगे रिस्ट्रिक्शंस हैं बोर्ड की पावर के ऊपर। सो पावर्स ऑफ बोर्ड है इधर, और यहां आ गया रिस्ट्रिक्शंस ऑन पावर्स ऑफ बोर्ड। अब आगे हमने क्या लिखा था, फंड देकर। तो इसके बाद 3 सेक्शन आप देखोगे फंड वाले, फंड 3 तरह के, क्योंकि 3 सेक्शन है यहां पे, 3 तरह के, 181, 182, 183, तीनों फंड्स के ऊपर। और कोड की क्या थी हमारी, फंड देखकर बीपी डाउन हो गया। तो ये देखिए बीपी डाउन, तो बी से आ गया आपका बोनाफाइड फंड, जिसे हम चैरिटेबल फंड भी कहते हैं। पी से पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस, पॉलिटिकल डोनेशन कह लो, कॉन्ट्रीब्यूशन कह लो। डी से डिफेंस फंड, तो बोनाफाइड और चैरिटेबल फंड। तो बीपी डाउन हो गया, फिर हमने क्या किया, दिल्ली लेके गए। तो ये मैंने कहा था आपके लिए कोड की क्या है, DLLI। तो ये हमारे नेक्स्ट सेक्शन यहां फिल कर लीजिए, 184, 185, 186, 187, ये आ गई आपकी दिल्ली। तो डी से क्या था, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय द डायरेक्टर। एल से लोन टू डायरेक्टर एटसेट्रा। एल से लोन एंड इन्वेस्टमेंट, लोन इन्वेस्टमेंट एंड गारंटी, LIG कह देते हैं हम इसे, एंड गारंटी। एंड नेक्स्ट आए इन्वेस्टमेंट जो कंपनी करेगी अपने नाम पे, इन ओन नेम, खुद के नाम पे। तो ये है डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर
लोन टू डायरेक्टर एटसेट्रा। तो दिल्ली लेके गए, वहां क्या किया, आरपीटी का रजिस्टर। तो 188 तो फेमस है किसके लिए, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए, और 189 में यह आ गया रजिस्टर, जिसमें डायरेक्टर्स का इंटरेस्ट वगैरह है। 188 189 आरपीटी, और ये रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहो, अरेंजमेंट कहो, जिसमें डायरेक्टर का क्या है, इन विच डायरेक्टर इंटरेस्टेड। और आगे हमने कहा आरपीटी का रजिस्टर देखने के बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और उसको देख के लॉस ऑफ ऑफिस एंड नो। तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एंड देन कम्स लॉस ऑफ ऑफिस, एंड देन नो, एन से नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, ओ से ओपीसी। ओपीसी 1% कंपनी क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट्स कर रही है। 191 में लिखा हमने लॉस ऑफ ऑफिस, और किसका लॉस ऑफ ऑफिस हुआ, डायरेक्टर का, और उसको क्या करें, पेमेंट। ये सेक्शन आपको पता होना चाहिए कि अगले चैप्टर के साथ इसे पढ़ना चाहिए, रेड विद सेक्शन 202। तो ये भी लिख के दे रहा हूं मैं। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये तो थी कोड की। एमक्यू सीडी दो किसको, कमेटी को। तो पहले ये 178 तक यहां आ जाते हैं, एमक्यू सीडी दो कमेटी को। तो ये वाले इसके ऊपर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 173 मीटिंग्स के ऊपर। सेक्शन 173 कौन सी मीटिंग्स, अंडरस्टूड है, बोर्ड मीटिंग के ऊपर। तो बोर्ड मीटिंग कब करनी है, कैसे करनी है, तो देखिए सबसे पहले तो दो बातें हैं। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, पहली बोर्ड मीटिंग आप कब करेंगे, यह आप करनी है 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी के बनने के 30 दिन के भीतर भीतर आप ये मीटिंग करेंगे। इसके बाद वाली मीटिंग सब्सीक्वेंट बीएम। तो नॉर्मल कंपनी में ये आपने 4 करनी है इन अ ईयर, और इनके बीच में गैप आप मैक्सिमम जो रख सकते हैं दैट इज 120 डेज का। लेकिन अगर आप ये वाली कुछ छोटी छोटी कंपनियां हैं जैसे ओपीसी, स्मॉल, स्टार्टअप, प्राइवेट कंपनी, डॉर्मेंट, और साथ में इवन सेक्शन 8 कंपनी, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, तो इनके लिए साल में 4 नहीं करनी पड़ती, साल में 2 करनी पड़ती हैं। और ये करनी पड़ती हैं आपको ईच हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर, मतलब कैलेंडर ईयर को 2 टुकड़ों में तोड़ दो, 6-6 महीने में आपने एक करनी है। और यहां पे आपको मिनिमम गैप रखना पड़ता है एंड दैट इज ऑफ 90 डेज। लेकिन अगर आप सेक्शन 8 कंपनी है तो उसके लिए मिनिमम गैप की जरूरत नहीं, रिक्वायर्ड, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। और अगर आप ओपीसी हैं देखा जाए तो उसके ऊपर तो ये सेक्शन लगेगा ही नहीं। इसके बाद आपने इस मीटिंग के लिए क्या देना है, नोटिस देना है। तो अंडरस्टूड है, नोटिस किसको दोगे आप, सारे डायरेक्टर्स को, ऑल डायरेक्टर्स। तो यहां ध्यान रहे ओरिजिनल को भी प्लस ऑल्टरनेट को भी। ऑल्टरनेट पढ़ के आए थे हम 161 सब सेक्शन 2, जब ओरिजिनल डायरेक्टर हिंदुस्तान से कम 3 महीने के लिए क्या है, बाहर है। तो सबको आपने नोटिस देना है। ये नोटिस आपने देना कैसे है, दैट इज बाय। तो ये 3 तरीके बताए गए हैं। आप चाहे पोस्ट से दे दीजिए, खुद जाके दे दीजिए, जिसे आप हैंड डिलीवरी या पर्सनल सर्विस कह सकते हैं।
और तीसरा मॉडर्न जमाने में अंडरस्टूड है इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, इलेक्ट्रॉनिक वे में आप दे सकते हैं। और नोटिस का टाइम पीरियड क्या होगा, नोटिस होगा जी आपका 7 डेज का। तो क्या इससे कम नहीं हो सकता? हाँ हो सकता है, शॉर्टर नोटिस भी दे सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि आपको करना क्या है, इफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, वन मस्ट बी देयर। तो उस बोर्ड मीटिंग में कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना ही होना चाहिए। लेकिन अगर ना हो, अगर एब्सेंट है, तो भी टेंशन की बात नहीं है। क्या करें आप, जो भी आपने रेजोल्यूशन पास किया है उसको आप सारे डायरेक्टर्स को, ऑल डायरेक्टर्स को सर्कुलेट करो उसकी कॉपी, और एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से उसे रेटिफाई कराओ, जिसका मतलब है सब्सिक्वेंट उससे क्या ले ली जाए, अप्रूवल। जहां तक नोटिस नहीं भेजने का सवाल है, अगर आपने नहीं भेजा तो ध्यान दीजिए 25,000 तक का आपके ऊपर फाइन लग सकता है, जो भी ऑफिसर कंसर्न्ड हैं। और प्लेस ऑफ मीटिंग क्या होगा, तो वो जो आप नोटिस में क्या कर देंगे, स्पेसिफाई कर देंगे। इसके बाद आप किस तरह से इस मीटिंग में आ सकते हैं एज ए डायरेक्टर, तो मोड्स ऑफ पार्टिसिपेशन इसे हम कहेंगे। तो देखिए खुद आ जाइए या घर बैठे भी आप अटेंड कर सकते हैं। तो जिसे हम कहेंगे कि खुद आ जाइए इन पर्सन, या फिर इसे हम कहेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीसी, या अदर ऑडियो विजुअल मीन्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अदर ऑडियो विजुअल मीन्स, जिसके ऊपर रूल नंबर 3 डील करता है। और यहां पे अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फुल की जा रही है तो नेचुरल है चेयरपर्सन की, सीएस की कुछ ड्यूटीज हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड एक स्टोरिंग, रिकॉर्डिंग, एक पूरा सिस्टम कह लीजिए, सेटअप कह लीजिए, आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और किसी भी आदमी को, और किसी आदमी को आप एक्सेस भी उसका नहीं दे सकते। और इससे मीटिंग करने के बाद, चाहे ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आपकी हुई है, इसके भी मिनट्स प्रिपेयर किए जाएंगे, जो आप सेक्शन 118 में पढ़ के आते हो। और मिनट्स के लिए क्या किया जाएगा, ये सभी डायरेक्टर्स को सेंड किए जाएंगे, और ये सेंड किए जाएंगे आपको विद इन 15 डेज ऑफ बोर्ड मीटिंग के, 15 दिन के अंदर आपको भेज दिए जाएंगे। और उसके बाद देयर आफ्टर एज ए डायरेक्टर आपने क्या करना है, उसे अप्रूव करना है। और ये आप अप्रूव करेंगे 7 दिन के अंदर, कि उसकी एक्यूरेसी के ऊपर। तो 7 डेज जिस समय आपको ये रिसीव हो गए रिसीट के, और ये टाइम पीरियड बोर्ड कुछ और भी बता सकता है, और वो भी टाइम पीरियड रीजनेबल होगा, रीजनेबल टाइम स्पेसिफाइड बाय व्हाट, बोर्ड। तो अगर आप अपना रिप्लाई नहीं देते हैं तो हम मान लेंगे सब कुछ आपको ओके है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर डायरेक्टर्स ने इस तरीके से अगर पार्टिसिपेट करना होता है तो साल के शुरू में ही, बिगिनिंग ऑफ कैलेंडर ईयर, आपको ये कंपनी को बताना होता है कि भाई मैं इस तरह से पार्टिसिपेट करूंगा। बाकी कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, आप इन पर्सन भी कंपनी को बता के आ सकते हैं। अब पॉइंट ये है, इस तरीके से क्या आप कॉरम में काउंट होंगे, जो नेक्स्ट सेक्शन में आता है 174 में। तो नेचुरल है कॉरम में काउंटिंग में भी आप आएंगे, लेकिन नहीं आएंगे कुछ मैटर्स के लिए जो कहां बताए गए हैं, रूल नंबर 4 में कुछ मैटर्स स्पेसिफाई किए गए हैं। ये 5 चीजें हैं जिनके लिए आप कॉरम में काउंट नहीं किए जाएंगे। पहला इसमें आता है अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तब आप काउंट नहीं होंगे। बोर्ड रिपोर्ट 134 वाली, तब नहीं होंगे आप।
या ऑडिट कमेटी की रिकमेंडेशन, और वो किस चीज के लिए, कंसीडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, एंड देन कंपनी ने कोई प्रोस्पेक्टस निकाला उससे रिलेटेड, एंड लास्ट कंपनी की शादी वगैरह। शादी वगैरह मीन्स मर्जर अमालगमेशन, टेक ओवर, ऐसी चीजें। और कॉरम अंडरस्टूड है, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, वो थ्रू आउट बोर्ड मीटिंग होना ही चाहिए। तो ये है आपका 173। बढ़ते हैं आगे 174 की तरफ। 174 में कॉरम आता है। कॉरम नेचुरल है बोर्ड मीटिंग के लिए। तो कॉरम का मतलब होता है मीटिंग के अंदर कम से कम कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए, और कॉरम होना चाहिए थ्रू आउट द मीटिंग। मतलब मान लो 5 रेजोल्यूशन पास करने थे, 3 में कॉरम था तो 3 ही वैलिड माने जाएंगे, बाकी वैलिड माने नहीं जाएंगे। अब कॉरम के लिए ये मिनिमम नंबर कितना होगा, तो अगर आप हैं सेक्शन 8 कंपनी एनपीओ, और बाकी कह लीजिए आप नॉर्मल कंपनियों के लिए, तो सेक्शन 8 कंपनी के लिए 1/4 ऑफ डायरेक्टर्स या कम से कम 8, और उन दोनों में से विच एवर इज लेस। और बाकी नॉर्मल कंपनियों में 1/3 और 2 विच एवर इज अंडरस्टूड है, क्या होगा, विच एवर इज हायर। तो ये है आपके लिए कॉरम। और जब भी ये आप राउंडिंग ऑफ वगैरह करोगे तो राउंडिंग ऑफ हमेशा 1 में करनी है। एक ही चीज है जहां हम नियरेस्ट 1 लेते हैं 152 सब सेक्शन 6 में, कि वो रोटेशनल में से कितने जाएंगे, तब हम कहते होते हैं कि भाई साहब 1/3 जाएंगे, वो आपने नियरेस्ट 1 लेना होता है, वरना हमेशा 1 में ही। अब इस नंबर की काउंटिंग के लिए आपको कुछ इंक्लूड या एक्सक्लूड करना है, तो आप इंक्लूड कीजिए। अभी हम पढ़ गए हैं 173 में कि अगर डायरेक्टर अटेंड कर रहा है किसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अदर ऑडियो विजुअल मीन से, और आप एक्सक्लूड कर दीजिए इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स को। और इंटरेस्टेड डायरेक्टर के ऊपर आप कहां पढ़ेंगे, सेक्शन 184 में। और यहां एक चीज ये भी ध्यान रखनी होती है, अगर ये इंटरेस्टेड डायरेक्टर 2/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर हो जाते हैं, तो जो कॉरम होगा वो एटलीस्ट कॉरम के लिए हमें चाहिए 2 नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर। और प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, प्राइवेट कंपनी में इंटरेस्टेड डायरेक्टर अपना इंटरेस्ट बताने के बाद उस मीटिंग में आ सकता है, कोई टेंशन वाली उसमें बात नहीं रहती। और अगर कॉरम इतना नहीं है तो रिमेनिंग डायरेक्टर्स को क्या करना पड़ेगा, उन्हें या तो जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी ताकि डायरेक्टर्स बढ़ाए जा सकें, और स्टिल कह लीजिए जैसे हम कहें कि वांट ऑफ कॉरम है, कॉरम नहीं है भैया, तो क्या करें, तो ऐसा ही सेड कि या तो क्या करें, डायरेक्टर्स जनरल मीटिंग बुला के नए डायरेक्टर्स अपॉइंट करवाएं, या फिर बोर्ड मीटिंग क्या होगा, ऑटोमेटिकली अर्जन हो जाएगी अगर कॉरम नहीं है, और ये अर्जन हो जाएगी नेक्स्ट वीक। आगे आप समझ गए होंगे, सेम डे, टाइम एंड प्लेस। लेकिन इफ नेशनल हॉलीडे तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट वीक के उस नेशनल हॉलीडे के बाद नेक्स्ट डे आप ले लीजिए। ऐसा ही आपने 152 सबसेक्शन 7 में पढ़ा था। इसके बाद आ गया आरबीसी, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। आरबीसी सेक्शन 176, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। तो ये क्या है, बिना बोर्ड मीटिंग बुलाए आप रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली चीज क्या है, पावर्स किसकी, बोर्ड की, नॉट एक्सप्रेसली, बस ये मेन चीज है इसके मीनिंग में, नॉट एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, कहां पे, इन सेक्शन, क्या नहीं प्रोवाइडेड, कि उसे आप एक्सरसाइज करें बोर्ड मीटिंग में, टू बी एक्सरसाइज्ड 8 BM। तो क्या करें ऐसी पावर का,
ऐसी पावर आप आरबीसी से मतलब घर बैठे रेजोल्यूशन पास करवा सकते हैं। तो ये घर बैठे रेजोल्यूशन कैसे पास होगा, इसका प्रोसीजर क्या है? तो सिंपल सा प्रोसीजर है। क्या कीजिए, एक ड्राफ्ट कॉपी तैयार करवाइए रेजोल्यूशन की और सारे डायरेक्टर्स को भेज दो। ड्राफ्ट कॉपी रेजोल्यूशन की डायरेक्टर्स को सर्कुलेट करो, और सर्कुलेट करोगे तो उसका मतलब हो गया एक तरह से नोटिस की तरह ही है, वो किस तरह से आपने सर्कुलेट करना है। तो बिल्कुल 170 की तरह है, जैसे हमने वहां पढ़ा था, बाय पोस्ट, हैंड डिलीवरी, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। यहां बस एक पॉइंट अलग से आ गया, दैट इज कुरियर। आप कुरियर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर क्या होगा, इफ अप्रूव्ड, अगर इसे अप्रूव कर दिया जाता है बाय मेजॉरिटी, तो ठीक है, ये रेजोल्यूशन पास हो गया। तो ये आरबीसी हो गया, एज गुड एज बोर्ड मीटिंग की तरह हो गया। नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग के मिनट्स में आप इसे एड ऑन करवा दीजिए। लेकिन यहां पे एक राइट दिया गया है डिसेंटिंग डायरेक्टर्स को, कि जो इस चीज से खुश नहीं है कि मीटिंग होनी चाहिए थी। तो डिसेंटिंग डायरेक्टर्स इफ कम से कम वो होने चाहिए 1/3। और देखिए फिर राउंडिंग ऑफ की बात होगी तो 2 1 ही होगा इन नंबर, राउंडिंग ऑफ किसमें, 1 में। तो ये लोग डिमांड कर सकते हैं कि बोर्ड मीटिंग बुलाई जाए और उसी में रेजोल्यूशन पास हो। तो जो चेयरपर्सन साहब हैं हैज टू कॉल बोर्ड मीटिंग, तो उन्हें बोर्ड मीटिंग बुलानी ही पड़ेगी। इसके बाद इसमें अगर 2-3 हम एग्जाम्पल दे दें कि आरबीसी किन कार्यों के लिए हो सकता है अलाउड फॉर। इससे पहले हम 161 में पढ़ के आए थे। देखिए 161 में हम सब सेक्शन 1 में पढ़ के आए थे एडिशनल डायरेक्टर, वो आप अपॉइंट कर सकते हैं इस चीज से। देन हमने ऑल्टरनेट भी पढ़ा था, और वो पढ़ा था 161 सब सेक्शन 2 में। तो ये आरबीसी से आप कर सकते हैं। ये आगे अभी हम पढ़ेंगे 180 में बोर्ड की कुछ पावर्स हैं, वो आप एक्सरसाइज कर सकते हो। 183, 185 एटसेट्रा एटसेट्रा। तो 170 सॉरी, अच्छा एक चीज प्लीज करेक्ट कीजिएगा, दिस इज 175। 176 मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं कि अगर डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट में कोई डिफेक्ट है तो उससे किसी भी डिसीजन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और उस सेक्शन को देखना चाहिए रेड विद सेक्शन 196। तो इसके बाद आगे जी हमारी कमेटीज, और ये 3 कमेटीज हैं, और इन कमेटीज को थोड़ा सा हम इजी कर सकें तो एक कॉलम इसके लिए ले लीजिए बेसिस का। तो कमेटीज एक कॉलम हम ले लेंगे बेसिस का। तो वैसे तो ये 3 कमेटी हैं, ऑडिट कमेटी, एनआरसी, एसआरसी, बट मैं आपको यहां पे ये 4 कॉलम बनाऊंगा यहां पे। ये आ गया जी ऑडिट कमेटी, ये आ गया विजिल मैकेनिज्म, ऑडिट कमेटी, विजिल मैकेनिज्म। देन इज एनआरसी, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी। देन एसआरसी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। देन हम सेक्शन की बात करें तो देखिए ये 177 में ही है, ये भी 177 में है, और ये दोनों 178 में। मेन जो पॉइंट यहां हमें ध्यान में रखना है, डेट इज विद रिगार्ड टू एप्लीकेबिलिटी, कि कमेटियां कौन कौन सी कंपनी में हमें चाहिए। तो आंसर बड़ा ही आसान है, सेम एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो आप पढ़ के आए हैं, सेम। दैट मीन्स लिस्टेड पब्लिक कंपनी में, और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की हमारी 3 लिमिट है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की, अगर आपकी पेड अप कैपिटल
या फिर टर्नओवर या फिर डीडीएल दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे, जिसका मतलब है एग्रीगेट ऑफ डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स, लोन्स वगैरह। तो 3 लिमिट आपकी 10 करोड़, टर्नओवर की 100 करोड़ एंड डीडीएल बस ध्यान रखना है ये मोर देन 50 करोड़। और लिमिट्स कैसे देखनी है? ऑब्वियसली लास्ट एबीएस के अकॉर्डिंग, दैट इज ऑडिटेड बैलेंस शीट के हिसाब से। और एनआरसी का आंसर सेम एज एसी है। विजुअल मैकेनिज्म की बात करें तो लिस्टेड पब्लिक कंपनी या जिस कंपनी के क्या है पब्लिक, जिस कंपनी ने उठा रखे हैं पब्लिक डिपॉजिट्स, और पब्लिक से डिपॉजिट उठा सकती है पब्लिक कंपनी ही, या फिर वो कंपनी जिसकी मोर देन 50 करोड़ बोरिंग्स हैं, 50 करोड़ से ज्यादा आपने बोरिंग की हुई है। और स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी उन कंपनियों की चाहिए जिनके मोर देन 1000 सिक्योरिटी होल्डर्स हैं। और सिक्योरिटी होल्डर्स का मतलब हो गया कोई भी सिक्योरिटीज हो, आप शेयर होल्डर कहें, डिबेंचर होल्डर कहें, अदर्स कहें, कोई भी सिक्योरिटीज हो, लेकिन ये लोग होने चाहिए 1000 से ज्यादा। कब होने चाहिए? फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अगर आप रिवर्स देखेंगे तो एक नॉन एप्लीकेबिलिटी भी है, उन कंपनियों के ऊपर नहीं लगेगा जो कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी से रिलेटेड है। ये इससे रिलेटेड अगर हम कहें नॉन एप्लीकेबिलिटी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में आप सेम पढ़ के आते हो कि भाई वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो ज्वाइंट वेंचर है, होली ओन्ड सब्सिडरी है, या फिर वो क्या है 455 में एक डोरमेंट कंपनी है। इन सारी कमिटीज को बोर्ड बनाता है और मेन आता है इन कमिटीज के अंदर कौन होते हैं? नेचुरल है, होते तो बेटा डायरेक्टर्स ही हैं, लेकिन कम से कम कितने होंगे? और देखिए इस चीज को आपको ना अपने कोर्स में सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस के साथ भी इन कमिटीज को देखना चाहिए, तो ये अच्छे से क्लैरिटी निकल के आती है, ताकि वो भी हैंडल हो जाए, वो पक्का ध्यान रखें। सो मिनिमम 3 इसके अंदर डायरेक्टर चाहिए, और आउट ऑफ इट इसमें से मोर देन 50% क्या होने चाहिए आपके? आईडी स्टैंड्स फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की मेजॉरिटी होनी चाहिए। सेक्शन 8 कंपनी में जरूरत नहीं होती, बाकियों में ये चाहिए। एक चीज और भी है, मेजॉरिटी जो मेंबर्स होंगे, मतलब जो डायरेक्टर्स होंगे यहां पे ऑडिट कमेटी के, ये लोग फाइनेंशियली लिटरेट होने चाहिए, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड कर सकें, पढ़ सकें, इंक्लूडिंग चेयरपर्सन नेचुरल है कमेटी का, ये यूं कह लीजिए लिटरेट, कि ये रीड कर सकें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। और विजुअल मैकेनिज्म पता ही चल रहा है, विजुअल देखने के लिए बना रखा है आपने, तो इसकी कॉम्पोजिशन में सच कुछ नहीं है, उसको यूं कह लीजिए ऑडिट कमेटी ही क्या करती है? मॉनिटर, तो अलग से उसका कोई कॉम्पोजिशन नहीं है। एनआरसी में भी मिनिमम 3 डायरेक्टर चाहिए, और सारे के सारे नॉन एग्जीक्यूटिव, मतलब सारा दिन काम करने वाले ना हो, और उनमें से हाफ, मतलब मोर देन 50% नहीं, इक्वल टू का भी साइन है, हाफ क्या होना चाहिए? आईडी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। साथ में यहां पे एक रिस्ट्रेंट है कि जो चेयरपर्सन है एनआरसी का, वो मे बी नहीं, इस ढंग से नहीं लिखेंगे, यूं लिखिए चेयरपर्सन कंपनी का जो कि मे बी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, चेयरपर्सन कंपनी का, वो क्या हो सकता है? कैन बी मेंबर। तो ये एक आदमी एग्जीक्यूटिव हम उठा सकते हैं, बट कांट बी चेयरपर्सन ऑफ एनआरसी, लेकिन वो एनआरसी का चेयरपर्सन नहीं होगा, कंपनी का है, बस उतना ही है। एसआरसी के अंदर चेयरपर्सन टू बी, जो चेयरपर्सन बनाओगे वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए, बाकी अदर मेंबर्स जैसे आपको ठीक लगे, आपकी मर्जी है, सच लॉ ने नहीं बताया। बोर्ड रिपोर्ट में इन सबका क्या किया जाता है? डिस्क्लोजर किया जाता है। सो बोर्ड रिपोर्ट में 134 में
ये जो भी कमेटी आप बनाओगे उनसे रिलेटेड सारे डिस्क्लोजर आएंगे। देन मेन जो पॉइंट है, इन कमेटियों के कह लीजिए फंक्शंस। ऑडिट कमेटी की अगर हम बात करें तो यहां पे मैं एक कोड की इस्तेमाल करता होता हूं। इनके फंक्शंस क्या हैं जी? पहली बात तो ऑडिट कमेटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिटर्न टर्म्स ऑफ रेफरेंस के हिसाब से काम करती है, बट फिर भी फंक्शंस हम देखें तो इस तरह से कोड की है मेरी तरफ से, राम से ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, राम से ईवीएम। तो आर से यहां पे है कि आप रिकमेंड करेंगे, ऑडिट कमेटी है, आप रिकमेंड करेंगे, ऑडिटर का नेचुरल है अपॉइंटमेंट। ए से आप अप्रूव करेंगे आरपीटी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, और वो ओमनीबस अप्रूवल भी हो सकता है, वन टाइम अप्रूवल इन अ ईयर। एम से आप मॉनिटर करेंगे ऑडिटर की परफॉर्मेंस, उसका काम। से एस से आप स्क्रूटनी, इसका मतलब हो गया चेक करेंगे, LIG कह लीजिए, लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी, जिसके ऊपर हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 186 में। ई से आप एग्जामिनेशन करेंगे, ऑडिट कमेटी है किसका? ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। ई से आप इवैल्यूएट करेंगे कंपनी में कोई रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम कह लीजिए, या फिर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम। एंड वी से वैल्यूएशन करेंगे आप, जहां जरूरत पड़े कंपनी की अंडरटेकिंग कह लीजिए या एसेट्स वगैरह कह लीजिए। एम से आप मॉनिटर करेंगे एंड यूज ऑफ फंड्स, जो भी आपने पैसा रेज किया, जिस कार्य के लिए रेज किया, क्या उसी कार्य में आपने इस्तेमाल किया है या नहीं। गोइंग टू द NRC, फर्स्टली चलिए विजिल मैकेनिज्म की बात करते हैं। विजिल मैकेनिज्म के लिए उसका काम ही क्या है, इसके लिए मैं कोड की बनाता हूं। पा मीन्स फादर, फादर अच्छे नहीं लगते अकेले, तो साथ में हमने मदर भी ले ली। तो पी से है इसका पर्पस ये है कि भाई ये डायरेक्टर या एम्प्लॉइज के लिए है, ताकि वो कंपनी में कोई भी जेन्युइन कंसर्न, उसके ऊपर एक रिपोर्ट दे सके, कुछ भी कंपनी में गड़बड़ हो रहा है, डायरेक्टर एम्प्लॉय वगैरह। तो ऐसे है एडिक्वेट सेफगार्ड बनाए गए हैं। विजिल मैकेनिज्म का मतलब है जो भी आदमी रिपोर्ट करेगा, कहीं उसकी मार्केट कुटाई ना हो जाए, तो उसकी विक्टिमाइजेशन ना हो। एंड एफ से आ गया, कोई भी फ्रिवोलस कंप्लेंट है, धक्के की कंप्लेंट है, तो उसके ऊपर ऑडिट कमेटी है तो वो नहीं है, तो कोई भी डायरेक्टर जो बोर्ड ने ऑथराइज किया है वो उसके ऊपर देखेगा। एम से मॉनिटरिंग करनी है विजिल मैकेनिज्म की, वो हम ऊपर पहले लिखाए थे, कौन करेगा? बाय ऑडिट कमेटी। इसके बाद NRC के फंक्शंस की बात करें तो हमारी कोड की यहां बनती है आइडिया। तो NRC का काम ही क्या? आइडेंटिफाई करे अच्छी क्वालिटी के लोग, जिन्हें हम कंपनी में बड़े लेवल पे डायरेक्टर वगैरह सीनियर मैनेजमेंट में लेके आ सकें। और उसके लिए एक क्या करेंगे, डिटरमिन करें क्राइटेरिया कि किस तरह की क्वालिटी का, एक्सपीरियंस का, नॉलेज का हमें आदमी चाहिए, इंडिपेंडेंस ये वो। एंड इसे NRC का काम ये भी है इवैल्यूएशन करना, ये डायरेक्टर्स की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की परफॉर्मेंस वगैरह। एंड ए से यूं कह लीजिए एक पॉलिसी बनाएंगे अपॉइंटमेंट की, रिमूवल की, रेम्युनरेशन की, एक पॉलिसी बनाएं आप। और मेन इसमें पॉइंट आता है रेम्युनरेशन। तो रेम्युनरेशन का जब आप बात करते हो तो ये ध्यान रखना है कि वो एक, इसमें भी जैसे 3 पॉइंट बनाए जा सकते हैं शॉर्ट में, RBC, जैसे 175 में पढ़ा हमने, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, RBC। आर से कि वो रीजनेबल हो, ताकि लोगों को अट्रैक्ट कर सकें, हम रिटेन कर सकें। बी से एक बेंचमार्क, बेंचमार्क का मतलब एक स्टैंडर्ड सेटअप किया जा सके कि कितनी परफॉर्मेंस हमें चाहिए, जिसके हिसाब से हम रेम्युनरेशन दे रहे हैं।
देन कॉम्पोजिशन कि रेम्युनरेशन के अंदर फिक्स तनख्वाह कितनी हो, वेरिएबल कितनी हो, ये सारी चीजें। और स्टेक होल्डर में तो बहुत ही सिंपल सी बात आ गई, उसका फंक्शन होगा ही क्या, ऑब्वियसली आपने रिजॉल्व करने हैं। क्या रिजॉल्व कर रहे हैं? ग्रीवियंसेस। किसके ग्रीवियंसेस? ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स के। तो ये कमेटी हम यहां समाप्त करते हैं। तो 178 के बाद 178 पे तक हमने कोड की बनाई थी एमक्यू CD 2 किसको? कमेटीज को। तो इसके बाद हमारी कहानी आती है बोर्ड की पावर्स के ऊपर। तो देखिए ये थी हमारी कोड की PR प्रॉक्सी लगवाई, फंड देकर के 3 फंड आएंगे, BP डाउन हो गया दिल्ली, तो PR 179 और रिस्ट्रिक्शंस, और ये थे हमारे 3 फंड्स। वन ऑफ द वेरी नाइसेस्ट सेक्शन वी आर हैविंग। तो 179 में बेटा पावर्स किसकी? बोर्ड की। तो देखिए कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है, खुद तो कुछ कर नहीं सकती, तो इसलिए कोई ना कोई व्यक्ति तो चाहिए जो उसकी पावर्स क्या करे? एक्सरसाइज करे। तो सिंपल सी बात है, पावर्स बोर्ड की क्या है? जो कंपनी की है। इन पावर पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं। आप आर्टिकल से लगा सकते हो, आप जनरल मीटिंग में OR पास करके रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो, बट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि वंस पावर एक्सरसाइज्ड, वो तो हम 176 पहले पढ़ के आ चुके हैं। अगर डिफेक्ट है कुछ भी अपॉइंटमेंट में तो इनवैलिडेट नहीं कर सकते। तो बेसिकली यहां पे आता है हमारा सब सेक्शन 3 के अंदर एक लिस्ट दी गई है पावर्स की, कि ये बोर्ड की पावर्स हैं। तो अंडरस्टूड है ये बोर्ड अपनी पावर कहां एक्सरसाइज करेगा? बोर्ड मीटिंग में। क्या पास करते हुए? बोर्ड रेजोल्यूशन। तो ये पावर्स की मैं एक कोड की आपको बना के दे रहा हूं। ये क्लॉजेस हैं ABCD करते हुए। CBI, मान लो CBI की रेड हो गई, CBI का बिल, तो बिल तो बहुत ही बड़ा आएगा भाई। तो बिल में क्या होगा? हमारी FDयां टूटेंगी, फटाफट ATM से भी पैसे निकलवाने पड़ेंगे, राइट? इस तरह से कोड की बनाई है। तो C से इनकी पावर है कॉल्स ऑन शेयर्स मंगवाने की, शेयर्स पे जो कॉल्स होती हैं वो इनकी मंगवाने की पावर है। B से बायबैक की इनकी पावर है। बायबैक पे एक चीज और पता होनी चाहिए, सेक्शन 68 डील करता है और वो कहता है बोर्ड की पावर होती है 10%। आप 10% तक बायबैक कर सकते हो। किस चीज का? पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये लिमिट पक्का याद हो, चाहे इंटर का सेक्शन है, क्योंकि फाइनल में भी क्वेश्चन आ जाता है। I से है कोई भी सिक्योरिटीज अगर इश्यू करनी हो, कोई भी, और ये बिल वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए। तो B से है बोरो करने की पावर, I से इन्वेस्टमेंट की पावर, और L से है लोन्स वगैरह देने की। लोन ग्रांट कर रहे हैं आप, दे रहे हैं, ले नहीं रहे हैं, क्योंकि लेने के लिए हमने बोरिंग वर्ड लिख लिया। तो लोन ग्रांट कर रहे हैं, या हम किसी को गारंटी, जिसे आप श्योरिटी कहते हैं, वो दे रहे हैं। और F से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड रिपोर्ट अप्रूव करने की पावर। D से डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? स्वाभाविक है, बिजनेस को। A से शादी ब्याह, अमलगमेशन, मर्जर, टेक ओवर एटसेट्रा एटसेट्रा। तो टेक ओवर अगले पॉइंट में है ही, सब्सटेंशियल टेक ओवर। M से है मैटर्स, जो कि स्पेसिफाइड कहां किए गए हैं? रूल्स में, रूल नंबर 8 में। और ये 3 चीजें हैं, इसकी भी अगर कोड की बनानी है बना सकते हैं आप। ये है PKI। तो P से है पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, जिसके ऊपर आप पढ़ेंगे कहां पे? वो फंड वाले सेक्शन 182 में। देन K से है आपका KMP, की मैनेजरियल पर्सोनल की अपॉइंटमेंट या रिमूवल। और KMP की आप डेफिनेशन सबसेक्शन 51 के अंदर पढ़ते हैं। CEO, CFO, आपका CS, WTD। I से इंटरनल ऑडिटर,
या फिर सेक्रेटेरियल ऑडिटर CS, इन लोगों की अपॉइंटमेंट की पावर। अब बड़ी चीज क्या ध्यान देनी है, वो ये वाला हिस्सा जो मैं पहले बता रहा था। दो चीजें हैं, अगर आप सेक्शन 8 कंपनी है तो आप ये कार्य RBC से भी कर सकते हैं, और दूसरी यही सेक्शन कहता है ये जो 3 पावर्स हैं आप ये डेलीगेट कर सकते हो। बोर्ड अपनी पावर ये डेलीगेट कर सकता है। तो प्रश्न किसको करेगा? अगेन कंपनी के बड़े अफसरों को, दैट इज कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स को। अभी हम कमेटी तो पढ़ ही आए हैं। या फिर आप डेलीगेट कर सकते हैं कंपनी के मैनेजर को, मैनेजर जिसकी डेफिनेशन आप पढ़ते हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 53 में, या MD को सेक्शन 2 सब सेक्शन 54 में, या कंपनी का कोई प्रिंसिपल ऑफिसर, या फिर प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ ब्रांच, ब्रांच जिसकी डेफिनेशन आप पढ़ते हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 में। तो इन लोगों को आप डेलीगेट कर सकते हैं। जब आप डेलीगेट करते हैं तो एक लिमिट आप लगा सकते हैं अमाउंट के ऊपर, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आप इंपोज कर सकते हैं। तो ये है 179। इसके बाद फिर से 180 में बोर्ड की पावर है, वहां पे भी एक लिस्ट दी गई है। तो 180 में भी ध्यान रखिए पावर है बोर्ड की है। अब फर्क क्या है वो देखिए, ये पावर एक्सरसाइज होगी बाय स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। तो यूं कह लीजिए एक तरह से अब पावर तो आपकी है, लेकिन आपको मेंबर से क्या लेना पड़ेगा? अप्रूवल लेना पड़ेगा। स्ट्रेट वे आपकी पावर नहीं है, SR चाहिए, जबकि यहां स्ट्रेट वे 179 में आपकी पावर थी। तो अगेन लिस्ट है, कोड की के हिसाब से चलना चाहें तो एक कोड की यहां मैं आपको दे सकता हूं, डेट इज बर्ड नाम से। उससे सब सेक्शन थोड़े चेंज हो जाते हैं क्योंकि इसका सब सेक्शन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बट चलिए, तो ये कोड की यहां बन जाती है बर्ड, BIRD। चलिए एक एक करके ले लेते हैं। तो 20 से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। दरअसल ये है बोरिंग। तो ध्यान दीजिए बोरिंग इधर भी थी 179 में, 180 में भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब सेक्शन 1 क्लॉज नंबर C में आता है, ये पक्का आपको याद रहे। यहां बोरिंग का मतलब क्या है? अमाउंट जो आपने क्या कर लिया, बोरोड ले रखा है, या बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड से देखिए, और ये बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा, उसके नीचे देखना है, क्योंकि क्या वर्ड है? येट टू बी बोरोड। मतलब आप अमाउंट देखो कितना ले चुके हो और कितना आप और लेना चाहते हो। अगर ये अमाउंट इससे ज्यादा है तो हमें SR चाहिए, तो 180 लगेगा, वरना सेक्शन कौन सा लग जाएगा? 179। इफ एक्सीड्स, भाई किससे ज्यादा? 3 आइटम में है, PUC प्लस FR प्लस SP। पेड अप कैपिटल तो अंडरस्टूड है, पेड अप कैपिटल में इक्विटी भी आ गया, प्रेफरेंस शेयर्स भी आ गए। अगर उसको एक्सीड करे तो आपको SR चाहिए, वरना ध्यान दीजिए 179 में आप आ जाएंगे। थोड़ा सा हमें यह भी ध्यान रखना है, ये जो बोरिंग है टू इंक्लूड, बोरिंग के अंदर टू इंक्लूड टेम्परेरी लोन्स रेज्ड टू मीट कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर मीट करने के लिए टेम्परेरी लोन भी लिए हैं आपने तो वो पक्का इंक्लूड करेंगे, लेकिन दूसरा हिस्सा रिवर्स लेंगे। बोरिंग टू एक्सक्लूड, बोरिंग में ये नहीं लेना भाई, किसे नहीं लेना? टेम्परेरी लोन्स। टेम्परेरी मतलब ये ऑडी, CC, बिल ऑफ एक्सचेंज की डिस्काउंटिंग वगैरह। तो टेम्परेरी लोन्स होता है जो रीपेबल ऑन डिमांड हो, या आपने ये पैसे वापस करने विद इन 6 महीने के अंदर अंदर। तो ये थी पहली हमारी पावर SR के साथ। अब I से रिलेटेड है, I दैट इज इन्वेस्टमेंट। ये 180 सब सेक्शन 1 क्लॉज नंबर B में आता है। I से इन्वेस्टमेंट, भाई किस चीज का? ऑफ कॉम्पनसेशन। तो कंपनी को पैसे मिले हैं, भाई मिले कहां से? दरअसल कोई कंपनी की मर्जर अमेलगमेशन, वहां से भी मिले हैं बाय मर्जर अमेलगमेशन, और आप ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं अदर देन
इन ट्रस्ट सिक्योरिटीज, मतलब ट्रस्ट सिक्योरिटीज में अगर इन्वेस्ट करो आप, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो 179 लग जाएगा, वरना 180 लगेगा। BIR, अब आगे जी R से तीसरी पावर, यहां हम क्या कर रहे हैं, हम टाइम दे रहे हैं, रिमिट या इसे कहते हैं गिविंग टाइम। किसको दे रहे हैं? डायरेक्टर्स को। क्यों दे रहे हैं? हमने उनको कोई लोन दिया था, उसका टाइम बढ़ा रहे हैं। बर्ड लास्ट आ गई जी D से, और ये आती है क्लोज नंबर A के अंदर। ये है डिस्पोज, या जिसके लिए आप शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं सेल, सेल, इवन लीज वगैरह है इसमें। अब हम इसमें डिस्पोज क्या कर रहे हैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो इसके दो हिस्से कर लेते हैं, या तो सारा और सब्सटेंशियली द होल। सब्सटेंशियली मीन्स काफी बड़ा हिस्सा, होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ कंपनी की क्या अंडरटेकिंग बेच रहे हैं, उसका एक हिस्सा बेच रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह भी देखना अंडरटेकिंग का मतलब क्या है, और सब्सटेंशियली का मतलब भी देखना है। तो सब्सटेंशियली का मतलब होता है कम से कम 20% हिस्सा बेचना। तो सब्सटेंशियली का मतलब है मोर देन इक्वल टू 20% वैल्यू, अगर फाइनेंशियल ईयर में है तो उसे कहते हैं सब्सटेंशियली। और अंडरटेकिंग का मतलब यह है जहां आपने इन्वेस्ट किया है, कंपनी का पैसा लगा रखा है, और वो लगा रखा है मोर देन 20% ऑफ नेटवर्थ। नेटवर्थ जिसकी डेफिनेशन आती है सेक्शन 2 सबसेक्शन 57 में, मोटा मोटा कह लीजिए शेयर होल्डर फंड्स। या अगर ये अंडरटेकिंग आपको जनरेट करके देती है कमाई, इनकम, और ये इनकम जनरेट करती है कम से कम आपके लिए 20% आपकी टोटल इनकम का, तो इस तरह से लिमिट्स को आप जरूर ध्यान रखें। इसमें एक बड़ी चीज और भी आती है इन सारे पॉइंट्स में 180 में, यहां लगता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। मतलब अगर आपने रेजोल्यूशन नहीं पास करवाया सर, स्टिल जो आउटसाइडर है उसको प्रोटेक्शन मिलेगी। इसके बाद हमारे 3 सेक्शन आते हैं जी फंड्स के ऊपर, तीनों डोनेशन के ऊपर हैं। तो मेरे पेज में इतना हिस्सा पड़ा, ये पहला पेज ही है, एक पेज में मैंने कहा था आपको ये सारा लिखवा के दूंगा। तो ये 3 फंड्स कह लीजिए, डोनेशंस कह लीजिए, उनके ऊपर आते हैं हमारे। सबसे पहले सेक्शन 181, डोनेशन दे रहे हैं जी हम, और डोनेशन हम कहां दे रहे हैं, ये हम दे रहे हैं बोनाफाइड कोई भी जेन्युइन या चैरिटेबल फंड के अंदर में डोनेशन दे रहे हैं। तो हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, बोर्ड की पावर। तो ये बोर्ड की पावर है, और आप ये डोनेशन में कितना पैसा दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5%, मतलब कह लीजिए अप टू 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट। जहां वर्ड एवरेज आ गया, पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर का। और अगर आप इससे ज्यादा देना चाहें, अगर एक्सीड करना चाहते हैं, तो पहले आपको मेंबर से पूछना पड़ेगा। आफ्टर ORNGM जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करवाओ। 182 थोड़ा सा बड़ा है, तो इसलिए हम क्या करते हैं 183 पहले लिख लेते हैं। तो ये है डोनेशन दे रहे हैं, और अब की बार हम डोनेशन दे रहे हैं टू नेशनल डिफेंस फंड, राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में पैसा लगा रहे हैं। तो ध्यान ये रखिए, ये 183 है। तो इंटरेस्टिंग इसमें चीज ये आती है, ये पावर बोर्ड की भी है, प्लस ये पावर मेंबर्स की भी है। मतलब जनरल मीटिंग में वो डिसीजन ले सकते हैं, और यहां पे कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्जी आप पैसा दे दीजिए। फ्री स्टाइल है, और इस सेक्शन का ओवरराइडिंग इफेक्ट है सभी सेक्शंस के ऊपर। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये है सेक्शन नंबर 182, एंड वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान दीजिएगा। 182 में हम कर रहे हैं पॉलिटिकल डोनेशन या कंट्रीब्यूशन कह लीजिए।
पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। तो किसको कर रहे हैं आप पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन? तो हम यही कहेंगे पॉलिटिकल पार्टी। सो ये पैसा हम दे रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी को, और पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या है? जो रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 29A ऑफ किसके अंदर? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1951। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1951 में जो रजिस्टर्ड है उसको दे रहे हैं आप। या फिर आप पैसा किसको दे रहे हो? इसे हम कहेंगे इनडायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी को पैसा जाएगा, ये भी अलाउड है। आप पैसा दे रहे हो एक व्यक्ति को, और ये व्यक्ति क्या है? एंगेज्ड है। किसमें एंगेज्ड है? एक ऐसी एक्टिविटी में, मीन्स ये एक ऐसा कार्य कर रहा है और जो हमें नॉलेज है कि इस आदमी को पैसे देने का मतलब है कि वो उस पैसे का इस्तेमाल करेगा, सपोर्ट जाएगी टू अ पॉलिटिकल पार्टी। तीसरी बात एक और, इसको भी पॉलिटिकल ही माना जाएगा अगर आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर नेचुरल किसी भी पब्लिकेशन में, कोई भी न्यूज़पेपर हो सकता है, ब्रोशर हो सकता है, कुछ भी कहें आप, पैम्फलेट ये वो। और ये भी किसके लिए? पॉलिटिकल पार्टी, जस्ट पॉलिटिकल पार्टी लिख लेते हैं, पीपी के लिए। यहां पे इंटरेस्टिंग चीज आपको ये ध्यान रखनी कि एक रोक है, जिसका मतलब है आप नहीं पैसे दे सकते पॉलिटिकल डोनेशन में। यह है प्रोहिबिशन ऑन दो लोग। एक, गवर्नमेंट कंपनी नहीं दे सकती, जिसे आप पढ़ते हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 में। नंबर 2, वो कंपनी जिसको बने अभी 3 साल नहीं हुए। कंपनी इन एग्जिस्टेंस लेस देन व्हाट? 3 साल। देन कुछ इसे आप प्रोसीजर कहें या कंडीशंस कह लीजिए। एक, ये बोर्ड की पावर है, तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे आप बोर्ड मीटिंग में। नंबर 2, आपने ये व्हाइट में पैसा देना है, तो व्हाइट में डोनेट कीजिए। व्हाइट्स आप समझ गए होंगे, दैट इज अकाउंट पे चेक, राइट? चेक हो, ड्राफ्ट हो या इलेक्ट्रॉनिक मीन से आप पैसे दीजिए। नंबर 3, आपने P&L में इसका क्या देना है? डिस्क्लोजर। और मैं ये कहूंगा इस सेक्शन के लिए पेनल्टी पक्का आप याद रखिए। ये एक इंपॉर्टेंट पेनल्टी है, और ये पेनल्टी है कंपनी पे है, OID पे है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट। तो कंपनी के ऊपर तो फाइन ही होता है, तो फाइन लगेगा 5 टाइम्स जो भी आपने अमाउंट दिया उसका 5 गुना। OID के ऊपर भी सेम यही है, 5 गुना, लेकिन साथ में है एंड वर्ड, और ये है जेल, और ये हो सकती है आपको 6 महीने तक की, मैक्सिमम 6 मंथ्स। तो यहां पे चैप्टर नंबर 12 का हम इसे पार्ट 1 कह लीजिए, जहां हमने कंप्लीट किया। सेक्शन 173 से स्टार्ट करते हुए हम पहुंचे 183 तक। 193 तक का सफर है। मैंने एक पेज कहा था, तो मैंने एक पेज के अंदर एग्जैक्टली ये आपके रजिस्टर का पेज है, आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए, परफेक्ट निकलेगा। जो मैंने यहां लिख के दिया है एग्जैक्ट A4 शीट। तो अगर आप इस तरह से लिख पाते हैं, दैट इज अ बिग यूटिलिटी फॉर यू। और लगभग मैं सब कुछ आपके सामने लिख के दे रहा हूं। एंड डू नॉट फॉरगेट, मैंने 173 से 193 तक पहले ऐसे भी लिख के दिया, एक कोड की बना के देने की कोशिश करी। होप सो उससे आपको कुछ एडवांटेज निकल सके, तो इट्स वेल एंड गुड। बिकॉज कई स्टूडेंट्स में एक टेंडेंसी रहती है कि सर सेक्शन नहीं याद रहा। बेटे याद किए जा सकते हैं। थैंक यू।